Hello my dear student, welcome to TLH once again. We will start today's topic, which is the further ongoing of the previous lectures. In the last lecture we have learned so many basic importance and so basic definition of macroeconomic and how the lens of these chapters. In this video we have some further information which is given in this chapter. First, as you know that the production possibility frontiers, production possibilities, sets, opportunity cost, organization of economic activities, central planned economy, market economy, and positive and normative economies. These are the some important topics which are remaining at this time. We have concluded in this video all these topic and some basic understanding of these things. हम लोग इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे और इसको कवर करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंक्लूड करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या, ये किस बला का नाम है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का से घबराइए मत कि बहुत भारी भरकम शब्द दे दिया गया है। इसको बहुत सिंपली समझिए कि जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था, जो सेंट्रली प्रॉब्लम कुछ थे इकोनॉमी के बारे में। अगर आपको वीडियो अगर आपने नहीं देखी प्लीज़ उसको देखिए जाके, ठीक है, क्योंकि वो इंटरलिंक है वीडियो। तो अगर जो हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में, उसमें स्कार्सिटी ऑफ कहते हैं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब रिसोर्स क्या है कि जैसे कि हमने कोई रिसोर्स, मान लीजिए हमारे पास कोई पैसा है 100 रुपीज़, ठीक है, और कोई कमोडिटी हमें खरीदनी है ए नाम की या बी नाम की कोई कमोडिटी। दो कमोडिटी है, यानी कि दो वस्तुएं हैं जिसको हमको 100 रुपये में खरीदना है। हम पैसे, हमारे पास रिसोर्स फिक्स है, कमोडिटी हमें खरीदनी है। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि यदि किसी भी रिसोर्स में अगर हमारे पास रिसोर्स जो होते हैं अगर उसकी स्कार्सिटी हो जाए, उसकी कमी हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं वो बहुत ही सीमित चॉइस हो जाती है। चॉइस मतलब ऑप्शन, ऑप्शन मतलब विकल्प। यानी कि हम लोगों ने ए बी सी करके 3 ऑप्शन में पढ़ा था कि अगर ए बी और सी नाम की 3 कमोडिटी है और हमारे पास 100 रुपीज़ था, इसको हमको परचेज करना था और पहले हम इन तीनों कमोडिटी को अपने इस 100 रुपीज़ के अंदर परचेज कर लेते थे। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई या ऐसी कारण कुछ हुआ जिसके कारण किसी भी एक कम्युनिटी का उस वक्त, मान लीजिए ये कहते हैं ए कम्युनिटी है, इसके प्राइजेस राइज कर गए। तो जिस 100 रुपीज़ से हम 3 कम्युनिटीज़ को खरीद रहे थे, अब हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारे पास पैसे जो हैं वो अब इतने कम हो रहे हैं कि हम जो सेम क्वांटिटी में इन तीनों चीज़ों को खरीद कर ले जाते थे पहले, अब हमारे पास उनको ऑप्शन को कुछ लिमिटेड करना पड़ेगा, यानी कि हमको कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ऑप्शंस में। यानी चॉइसेस हैज बीन कंप्रोमाइज एट दिस स्टेट व्हेन द प्राइसेस, व्हेन द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन कम डाउन। यानी कि जब भी हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्सिटी होती है उस वक्त हमको अपनी चॉइसेस को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक वही चीज़ यहाँ भी पढ़ना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वाले टॉपिक में, यानी कि हमको जो हमारे पास रिसोर्स हैं उसका हम किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम मैक्सिमम रूप से यूटिलाइज कर दें और अपने रिसोर्सेस का इफ़ेक्टिव तरह से हमारी नीड के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल कर लें। जैसे कि इस छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को। कुछ बहुत विशेष है नहीं, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं इस टॉपिक में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में जैसे कि होता है कि मान लीजिए कोई ए और बी नाम की कमोडिटी है, ठीक है, हमारे पास जो है हमारा रिसोर्स मतलब हमारा पैसा जिससे हम इस चीज़ को खरीदते हैं, वो हमको अब मान लीजिए किसी वजह से ये बी की प्राइस इंक्रीज कर गई, तो मान लीजिए हम 1 kg खरीदते थे पहले, ठीक है, 1 kg दोनों का खरीदते थे। मान लीजिए ये 50 रुपीज़ का था, ये भी 50 रुपीज़ का था, तो हम इसको खरीद लेते थे, ठीक है, 1 kg दोनों हमारे पास काम चल जाता था। मगर हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई वाला, याद रखिएगा
कि हो सकता है कि जो इसकी डिमांड है वो बढ़ गई और सप्लाई उस हिसाब से ना हो पाई, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि सप्लाई कम हो गई और कहते हैं और डिमांड जो है ज़्यादा। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका मान लीजिए प्राइस राइज कर गया, यानी कुछ समय बाद इसका प्राइस जो है राइज हो गया, और प्राइस राइज होने के बाद क्या हुआ कि हो सकता है कि ये 60 रुपीज़ का हो गया पर केजी, यानी 60 रुपीज़ पर केजी हो गया। ठीक, इसके दाम बढ़ गए। देखिए ये हाइपोथेटिकल मतलब एक काल्पनिक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप मैथमेटिक्स की तरह मत लीजिएगा कि कैलकुलेशन सर नहीं आ रही है। ठीक है, बस हम इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब हम 50 रुपए की तो ये खरीद सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस एज इट इज जैसे पहले था वैसे अभी भी है, मगर अब इसकी प्राइस जो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम से केजी के ग्राम से ये बढ़ गया है। तो अब हम दोनों चीज़ों को इस 100 रुपीज़, क्योंकि ये पैसा हमारा फिक्स है याद रखिएगा, ठीक है, इस 100 रुपीज़ में अब हम दोनों समान केजी के नहीं खरीद सकते। तो हमारे पास अब ये फ्रंटियर पॉसिबिलिटीज़ में ये होता है कि हम अपने इस रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल करें, कि हम इसको और इसको कैसे, ये तो हमारे ऊपर चॉइस के ऊपर है। हो सकता है अगर मान लीजिए 1 केजी हम ये खरीद लेते हैं तो हो सकता है 1 केजी से कम इसको खरीदना पड़े। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 900 ग्राम, या हो सकता है 800 ग्राम ही खरीदना पड़े हमको मिले। ठीक है, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ गए, हमारे पास 10 रुपये कम पड़ रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने इस कहते हैं समस्या को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं किसी इकोनॉमी में, उसका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि हम अपने जो नीड है उसको पूरा कर सकें। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि भाई आपको ये चाहिए ही चाहिए हो 1 केजी, तो आप 60 रुपये का इधर खरीद सकते हैं, बचा आपके 40 रुपये, तो आप इसको कम खरीदिए, हो सकता है इसको 800 ग्राम खरीदिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यही चीज़ कहलाती है कि इकोनॉमी में अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन करें कि जिसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन है या हमारी जो नीड है वो फुलफिल्ड हो सके। तो इकोनॉमी के अगर लेवल पे इस चीज़ को चेक किया जाता है तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है या हमारी सोसाइटी होती है वो अपने रिसोर्सेस जो उसके पास संसाधन होते हैं उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो कर सकती है। अब इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट जो है ये आपका सेकंड है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। सेट में क्या है, सेट ये है, देखिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि या तो फिर हम 1 केजी, पहले 1 केजी करके अपना 50-50 रुपए का खरीद लेते थे क्योंकि 50 रुपए केजी था। तो अब जब क्या हुआ कि अब सेट ये है, दूसरा काम ये हो सकता है अगर इसके दाम बढ़े हुए हैं तो या तो हम इसको 900 ग्राम खरीदें और इसको 1 केजी खरीदें, तो एक सेट तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि इसको 900 ग्राम्स खरीदें और इसको 1 केजी खरीदें और अपना पूरा 100 रुपये इसको इस्तेमाल कर लें। ठीक, या तो ये भी हो सकता है कि इसको 800 ग्राम खरीदें, या हो सकता जो भी आप इसको मान लीजिए, और इसको 1 केजी खरीदें। तो ये कितने सेट बन रहे हैं, 2 सेट। मतलब ये अब संभावना हमारे पास सिर्फ ये है कि इन दोनों सामान को अगर मुझे खरीदना है और हमारे पास सिर्फ 100 रुपये हैं और हम पैसे बढ़ा नहीं सकते हैं और सामान के दाम जो बढ़ गए हैं, तो हम या तो सामान को कम कर लें, इधर पहला ए सामान को कम कर दें यानी कि 800 ही ग्राम इसको परचेज करें और दूसरे को 1 केजी परचेज करें, या दूसरे वाले सामान को उसकी क्वांटिटी कम कर दें और इसको 1 केजी रखें। यानी कि ऐसे सेट बनाना है पॉसिबिलिटीज़ में, ऐसा संभावना बनानी है जिससे हम अपने नीड्स को अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उसको फिक्स कर सकें, बैलेंस कर सकें। ठीक, अब बाय द वे कभी कभी मान लीजिए अगर हाइपोथेटिकल मान लीजिए ये आपका एप्पल है और ये आपका ऑरेंज है। ठीक, अब ऑरेंज आपने खरीदा, ठीक है, और जिसमें से मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 केजी आपने एप्पल खरीदा, उसमें से 2 एप्पल जो है सड़े निकल गए। ठीक है, अब जब सड़े निकल गए यानी कि वो आपने उसका जब प्राइस कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल मान लीजिए 5 रुपये उसका प्राइस आया, 2 जो एप्पल सड़े निकल गए जो भी है, तो आपका जो 2 रुपये हुआ ये आपका वेस्ट हो गया।
इसी को इकोनॉमी में कहते हैं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अब उसका आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया अपने रिसोर्सेज का, यानी 100 रुपये जो आपके पास रिसोर्स था उससे आपने कमोडिटी जो खरीदी उसमें से आपके जो सड़े हुए सेब निकल गए वो आपने उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो वेस्ट के रूप में चला गया। तो उस रिसोर्स यानी उस कमोडिटी को खरीदने में आपने जो रिसोर्स यूटिलाइज किया वो भी वेस्ट हुआ। यानी कि इट इज़ नॉट द लेवल टू यूज़ द मैक्सिमम या यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। इतना समझ में आया? हो सकता है कि ये आपको ये 2 पॉइंट जो है समझ में आया होगा। इसमें विशेष कुछ नहीं है, अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। उस यूटिलाइजेशन में अगर 2 कमोडिटीज़ के माध्यम में अगर तीसरी कमोडिटी बढ़ जाए, चौथी कमोडिटी बढ़ जाए, तो क्या करेंगे, सेट के भी नंबर्स बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हो सकता है यहाँ पे एक सी कमोडिटी आ जाए, कमोडिटी मतलब सामान, या कोई डी आ जाए, तो यहाँ पे आपके जो सेट बनाएंगे आप बढ़ जाएगा। आप हो सकता है इसको 200 ग्राम ये खरीदे, 200 ग्राम ये खरीदे, 200 ग्राम ये खरीदे, 200 ग्राम खरीदे, एक सेट ये बना। हो सकता है कि 300 ग्राम ये खरीदे, 150 ग्राम ये खरीदे, दूसरा सेट बन गया। उसी प्रकार से हो सकता है इसकी मात्रा ज़्यादा करके इनको कम कर लो। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कुल मिला के कि आपको 100 रुपये में इन सभी सामानों को खरीदना है, और आप कैसे खरीदते हैं ये आपके चॉइस के ऊपर है। और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि जो आपके पास पैसे हैं इसका मैक्सिमम और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करिए। अब यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में समझते हैं कि इसका इकोनॉमी से क्या संबंध है, मतलब इसको इकोनॉमी से क्या रिलेशन है। इकोनॉमी से ये रिलेशन है कि जो भी कंट्री के पास, जो भी सोसाइटी के पास जो भी उसके अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में यानी उसका उत्पादन करने में अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम कैसे यूटिलाइजेशन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं, आप सप्लाई ज़्यादा करोगे तो अपने रिसोर्सेज का वेस्ट करोगे। यानी कि हम लोगों ने उस डिमांड और सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट ये सीखा है कि अपने यूटिलाइजेशन, अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वहीं करिए जहाँ से ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। अगर भाई जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है आप उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करिए, अपने जो पैसा है उसको उसमें लगाइए प्रोडक्शन में। इसमें आप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट को इंप्लीमेंट, ये सब फैक्टर ऑफ कॉस्ट होते हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे। अभी हम सिंपली माइक्रो इकोनॉमी के टॉपिक को ही समझेंगे। तो ये आपको 2 टॉपिक समझ में आया होगा, आई होप। दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आप सोचते हैं, अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसको समझते हैं, इसको एकदम प्रैक्टिकली समझ। देखिए इकोनॉमी जो है आप इसको रोज आप उससे अपने आप को डील करते हैं। आप बाजार में, आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी इकोनॉमी को आप सीखते हैं, समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपली समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी जो है सिविल सर्विसेज की है, मगर इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रेलवे की जॉब के लिए भी है, बैंकिंग के लिए भी है, और अदर मान लीजिए अदर जॉब्स के लिए भी है, मगर आप सिविल सर्विसेज को ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो आपकी एज ग्रुप मान लीजिए 25 है, आप 25 ईयर के हैं। अब आप 25 ईयर में आपने सिविल सर्विसेज को एज ए कैरियर चूज़ किया है, तो आपका सारा फोकस इस पे होगा। तो आप उस दौर में, यानी कि अगर मान लीजिए आप तैयारी के लिए 5 साल का समय निकालते हैं 30 ईयर तक, ठीक है, तो आप इस 5 साल के बीच में अदर एग्ज़ाम को क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे ना, उसको फोकस नहीं करेंगे। अगर आपका पूरा फोकस एक एग्ज़ाम पे, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम 10 एग्ज़ाम को देखते हैं तो हो सकता है कि हम किसी एक चीज़ में सफल ना हो पाए। इसीलिए तो जब आपने सिविल सर्विसेज को एज ए कैरियर चुना, उस वक्त आपने अदर एग्ज़ाम को आपने छोड़ दिया। तो ये आपको जिस रेट पर, जिस चीज़ पर आपने उसको छोड़ा है वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि इस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए
इस विकल्प को प्राप्त करने के लिए आपने अदर चीज़ों को छोड़ दिया, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट बियर आपने उसको पे किया। ठीक है, इसी को सिंपल भाषा में अब इकोनॉमी के टर्म में समझते हैं। इकोनॉमी के टर्म में ये होता है कि जब हम अपने रिसोर्सेस का, ठीक है, अपने रिसोर्सेस का बेस्ट और एक सब प्रकार समझ लीजिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ न कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए कमोडिटी है और बी कमोडिटी है। इस कमोडिटी में आपके पास जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब जो भी पैसा, जो भी संसाधन है, आप मान लीजिए एक वस्तु का निर्माण में अपने रिसोर्सेज का किस प्रकार से उस पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको पता चला कि आपका बी वस्तु यानी बी जो आइटम है या बी कमोडिटी है, इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे इन कंपेरिजन टू बी कमोडिटी के ऊपर। यानी कि आपने इसको प्राप्त करने के लिए, इस कमोडिटी से जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन के लिए आपने रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन किया है इसमें, और इसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट किया है। अपॉर्चुनिटी मतलब इसको कम दिया है, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये वस्तु का डिमांड ज़्यादा है, जाहिर सी बात है इसका प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। जब इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपके पास जो भी रिसोर्स हैं उसको इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ करना पड़ेगा, और इसका भी मान लीजिए उत्पादन करना है, मगर इसके और इनके कंपैरिजन में इसको ज़्यादा उत्पादित करना है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो इसके रिसोर्सेज का एलोकेशन भी आप इसे ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो यही आपको कहलाता है कि किसी एक वस्तु का उत्पादन करने पर या किसी भी एक सेवा, किसी भी एक गुड्स और सर्विसेज का जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरे वस्तु और सेवा के तर्ज पर करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा आप कम तवज्जो देकर दूसरी वस्तु को ज़्यादा उत्पादित करते हैं, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ भी सकते हैं अगर कोई डाउट है। तीसरा हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और दूसरा है मार्केट इकोनॉमी। इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। इन सभी टॉपिक में मुझे सबसे इम्पोर्टेंट यही दो लगते हैं। ठीक है, बाकी और सब तो एकेडमिक चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब ही बस किसी भी देश की जो सरकार होती है या कोई भी उच्च संस्था होती है या कोई ऐसी बॉडी होती है जो इकोनॉमी को गवर्न और उसको रन कर रही होती है, तो वो प्लान करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें ऐसे एग्जांपल में आरबीआई को ले लें, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लें, ठीक है, इसको ले लेते हैं। यही पूरे देश की, अपने देश की जो इकोनॉमिक है उसके ऊपर पूरा जो भी इसका फोकस रहता है, जो भी एक्टिविटीज़ है देश के द्वारा गवर्न किया जाता है, इसके द्वारा जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट किया जाता है उससे इकोनॉमी की दशा और दिशा को बल मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी वस्तु यानी गुड्स और सर्विसेज जिसकी डिमांड ऐसी इनिशियल हो, ऐसी इम्पोर्टेंस हो, जिसका उत्पादन कोई भी व्यक्ति विशेष या मार्केट उसको नहीं फुलफिल कर सकता हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ है या एजुकेशन है। मान लीजिए हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है, ऐसी सेवा है या ऐसी चीज़ है जो कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा पूरे सभी के डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर सकती है। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति है, हाँ, वो किसी सेवा या किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है, ठीक है, और मगर उसकी डिमांड उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा है। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए ए व्यक्ति है, ठीक है, ये हेल्थ जो है पूरे इंडिया को प्रोवाइड करते हैं, मगर मान लीजिए इनके पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी इनके पास संसाधन है, उससे इन हेल्थ
इस हेल्थ सेक्टर, इंडिया के सारे हेल्थ सेक्टर को ये पूरी तरीके से सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते या एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो भी ऐसे मूलभूत यानी इम्पॉर्टेंट गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं जिसकी आवश्यकता पब्लिक यानी पब्लिक मतलब जितने भी सिटीजन होते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक लार्ज बॉडी की प्लानिंग और उसके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस वक्त ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक रूप में आता है। यानी कि फिर उसके पीछे गवर्नमेंट खड़ी रहती है। गवर्नमेंट मतलब कि उसके यानी फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सरकारी अस्पताल है, कोविड के समय क्या हुआ था, गवर्नमेंट ही खड़ी थी, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने दरवाजे सबके लिए बंद कर दिए थे। अब गवर्नमेंट वहाँ पे प्लानिंग कर रही थी, वहाँ पे रिसोर्स दे रही थी, सपोर्ट दे रही थी कि किस प्रकार लोगों की हेल्प की जा सकती है इस पैंडेमिक के समय। तो यानी कि अब क्यों क्यों दे रही थी, क्योंकि उस वक्त लोगों ने डिमांड किया था हॉस्पिटल का, ऑक्सीजन की डिमांड की थी, कहने का मतलब दवाइयों की डिमांड की थी, एम्बुलेंस की डिमांड की थी, डॉक्टर की डिमांड। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाए जिसकी सप्लाई कोई एक व्यक्ति और एक छोटी सी संस्था उसको फुलफिल नहीं कर सकती है, तब गवर्नमेंट उसके पीछे उसको सपोर्ट करती है। ताकि क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत लार्ज बॉडी है और इसके पास बहुत बड़ा रिसोर्स का रिजर्व है। वो अपने रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करके लोगों की डिमांड और उनको जो भी सेवाएं चाहिए, चाहे गुड्स के रूप में चाहे सर्विसेज के रूप में, तो वो प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पीडीएस सिस्टम देखते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सिस्टम, मतलब जो अनाज मिलता है दुकानों पर। क्यों अनाज सरकार देती है, क्योंकि लोग भूखे ना मर जाएं, लोगों के पेट भरने के लिए। अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था छोटी सी, सरकार इसको अपने हाथ से छोड़कर किसी एक व्यक्ति विशेष के या छोटी संस्था के हाथ में दे दे कि आप इस सिस्टम को फुलफिल करिए, तो आई थिंक मेरे ख्याल से और आपको भी ऐसा ही लगता होगा, कोई एक संस्था कोई इंडिविजुअल यानी गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं, तो वो इस पूरे सिस्टम को रन नहीं कर सकती। और ये जो पीडीएस सिस्टम के तहत जो भी अनाज और जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो लोगों की ज़रूरत है, लोग डिमांड तो कर ही रहे हैं, राशन की दुकानों पे जाके कहते हैं कि रोज़ मुझे चाहिए, ठीक है, तो डिमांड तो वो कर ही रहे हैं, मगर कोई भी व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं है कि इन डिमांड्स को फुलफिल कर सके। इसलिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है और गवर्नमेंट इन गुड्स और सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड करती है। जब गवर्नमेंट किसी भी सेवा और किसी वस्तु का उत्पादन करती है उसी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा 1947 की आज़ादी के बाद इंडिया की जो प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग करके 12 प्लान रन किए, उसमें इकोनॉमी में क्या किया गया, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ों को सपोर्ट किया। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ों का उत्पादन खुद करती थी। पहले हमारे यहाँ जो इकोनॉमी हुई वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ज़्यादा थी, यानी गवर्नमेंट रेल चलाती थी, गवर्नमेंट बसें चलाती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रन करती थी, गवर्नमेंट एचएमटी में ट्रैक्टर्स बनाती थी। एचएमटी कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। अभी भी बहुत सी गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, बहुत सी सेल हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली में एयर इंडिया सेल हुई, आप जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट प्लेन भी रन करती है। आपको पता है बीएसएनएल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो टेलीकम्युनिकेशन की गवर्नमेंट फ़ोन की भी सर्विसेज, कम्युनिकेशन की सर्विसेज दे रही है। तो गवर्नमेंट क्यों ऐसे सर्विसेज दे रही है, ये जो सर्विसेज का सेंटर है, क्योंकि इसको लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है, सप्लाई कर रही है विद द इफेक्टिव यूज ऑफ देयर यूटिलाइजेशन। और इसी को कहा जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आई थिंक मुझे यकीन है कि आपका ये टॉपिक जो है कुछ क्लियर हुआ होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जस्ट अपोजिट जो है आपका ये मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी कैसे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा इकोनॉमी को पढ़ने के लिए डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए। जब किसी मार्केट में, यानी कि जो मार्केट है, मार्केट मान लीजिए है,
इस मार्केट में जो कुछ लोग खरीदार भी होंगे, कुछ लोग इसको बेचने वाले, यानी कुछ बायर होंगे, ठीक है, बायर होंगे और कुछ सेलर होंगे, यानी सेवाएं या वस्तु को बेचने वाले कुछ लोग होंगे मार्केट में और कुछ खरीदने वाले खरीदार होंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि जिस वस्तु की डिमांड बायर करेगा उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सेलर भी उसी चीज़ों को बेचेगा। भाई जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ को बेचना चाहेगा वो, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉफिट करना है उसे। तो इस डिमांड और सप्लाई के बीच में कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं इसको आगे खड़ी होती है, उसको सपोर्ट करती है। यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी तरीके से खेल से बाहर रहती है, वो सिर्फ रेगुलेशन का काम करती है कि मार्केट सही से रन कर रहा है कि नहीं, मगर वो कभी भी डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने का प्रयास नहीं करती है। ये सब मार्केट के बेस पे छोड़ दिया जाता है कि मार्केट उसको सेट कर। अब मार्केट है क्या? पहली चीज़ तो मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर खरीदार और सेलर यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों एक ही जगह आकर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। बायर अपना डिमांड करता है और सेलर उस डिमांड को फुलफिल करता है, ठीक है। तो उसी प्लेस को मार्केट कहा जाता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ का कहते हैं मार्केट में, कौन वो करेगा कि किस प्रकार का डिमांड हो रहा है, किस प्रकार का? तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए बिस्किट के कई ब्रांड हैं, पार्ले है, गुड डे है, बारबन है, ब्रिटानिया का जो भी है, ठीक है, ये सब। अब मान लीजिए कोई किसी लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक जो है वो ज़्यादातर पार्ले का इस्तेमाल कर रही है, तो इसका मतलब वो मैसेज दे रही है दुकान पे जाकर और बता रही है कि मुझे पार्ले में डिमांड कर रहा हूँ। तो जो सेलर है, बेचने वाला, वो अगली बार पार्ले के ही बिस्कुट के पैकेट ज़्यादा रखेगा, गुड डे और बारबन के कम रखेगा। क्यों? क्योंकि पार्ले उसे ज़्यादा बिक रहा है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट के फोर्सेस में गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करती, वहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों ने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में देखा था। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमने देखा था कि गवर्नमेंट उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रही है, यानी कि उसका उत्पादन भी कर रही है, प्लस लोगों को मनरेगा के नरेगा के तहत लोगों को जॉब देकर लोगों को जॉब देती है। और एक प्रकार से जब लोग जॉब करते हैं मनरेगा में तो लोगों को पैसा भी देती है, और उसी पैसे को लोग लेके जाके मार्केट में वही सामान खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, मान लीजिए एक मजदूर है, ठीक है, एक मान लीजिए फार्मर है, ठीक है, ये मनरेगा में काम किया और मनरेगा से इसको 1000 रुपये मिले, ठीक है, और ये 1000 रुपये अब सरकार ने ही तो मनरेगा चलाया है, सरकार ने ही मनरेगा चलाया और सरकार ने इसको काम दिया, इस फार्मर को सरकार ने उस काम किया और उसके एवज में सरकार ने इसको 1000 रुपये इसका वेजेस दिया, इसकी सैलरी दी। अब ये 1000 रुपये लेके जाएगा और मान लीजिए इसको अपने लिए HMT की घड़ी खरीदनी है, वॉच, ठीक है, मगर ये वॉच कौन बना रहा है? ये बना रही है कौन? गवर्नमेंट की कंपनी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, आपने सुना होगा, वो भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। यानी कि गवर्नमेंट देखिए यहाँ पे सप्लाई भी दे रही है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई भी घड़ी की कर रही है क्योंकि HMT के द्वारा बनाया जा रहा है घड़ी, और सरकार इस व्यक्ति को डिमांड क्रिएट करने के लिए पैसे भी दे रही है। इसी सिस्टम को कहा जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पे सरकार डिमांड भी क्रिएट करती है और सप्लाई भी बन देती है, तब वो इकोनॉमी को रन कराती है। समझ में आया? मार्केट फोर्सेस में सरकार जो है पूरी तरीके से बैक साइड में रहती है, यानी कि व्यक्ति जो है जो डिमांड करेगा, ठीक है, वही जो है सप्लाई होगी। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर जो होंगे वो, फॉर एग्जांपल जैसे कि US में अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से मार्केट इकोनॉमी है। अभी कुछ 7-8 सालों से 10 सालों से, कुछ डिकेड से कह सकते हैं, 2-4 डिकेड से, हमारी भी 2 डिकेड से कह सकते हैं कि हमारी भी इकोनॉमी जो है मार्केट ओरिएंटेड ज़्यादा हो रही है। इसी वजह से रिसेंटली में जो पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, क्यों? क्योंकि सरकार ने इसको मार्केट के भरोसे छोड़ दिया है।
मार्केट के भरोसे का छोड़ने का मतलब है कि अगर हम अपनी बाइक, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उसमें फ्यूल ज़्यादा लगेगा, और फ्यूल खरीदने ज़्यादा बार जाएंगे तो जाहिर सी बात है फ्यूल को हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, तो उधर से सप्लाई आएगी। अगर यही सप्लाई कम आए तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होंगे, दाम राइज करना स्टार्ट कर देंगे। डिमांड और सप्लाई वाली कहानी, ठीक है। इसमें कुछ और भी इश्यूज होते हैं, वैट टैक्स, एक्साइज टैक्स, वो उसको भूल जाते हैं। बस हम लोग सिंपली माइक्रो इकोनॉमी को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे मार्केट फोर्सेस से पूरी तरीके से डिमांड और सप्लाई को ऑर्गेनाइज कराती है, वहीं पे उसी चीज़ को मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। अपना एक टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। हालांकि इसको डिफाइन करना अलग अलग थोड़ा सा टफ होगा, मगर इतना ही समझते हैं कि जैसे किसी भी इकोनॉमी में जो भी चीज़ें रन कर रही हैं, ठीक है, जैसे चीज़ की स्कार्सिटी है या कोई भी सिस्टम, जैसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमें जो कहते हैं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने ऑप्शन में। जो ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसी की प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के लिए इकोनॉमी, मतलब उसको समझने के लिए ये दो मेथड्स एक प्रकार से इवॉल्व हुए हैं। इसमें पॉजिटिव में कहा जाता है कि जैसे कोई भी अगर सिस्टम है, मान लीजिए इकोनॉमी का, तो उसमें जो मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म मतलब किस तरीके से इकोनॉमी को रन किया जा रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन चल रहा है, किस प्रकार से उसके रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, किस प्रकार से लोग का जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा रहा है, तो वही उसकी मैकेनिज़्म कहलाती है कि हम किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को रन कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया पॉजिटिव में, ठीक है। नॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि जो मैकेनिज़्म हमने इस्तेमाल किया है अपनी इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए, क्या वो सही तरीका है कि दूसरा कोई हमें मैकेनिज़्म इजाद करना पड़ेगा, नया एक मैकेनिज़्म हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसकी जो समझ और इसकी जो एनालिसिस करता है उसी को कहा जाता है नॉर्मेटिव। मतलब क्या मैकेनिज़्म फंक्शन कर रहा है, कौन सा मैकेनिज़्म काम कर रहा है, कैसे मैकेनिज़्म करना है इकोनॉमी को रन करना, ये हमारा पॉजिटिव बताता है। और जो मैकेनिज़्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं इकोनॉमी का, उसको वो इफ़ेक्टिव तरीके से डिज़ायरेबल है कि डिज़ायरेबल नहीं है, इसकी जो एनालिसिस कराता है वो नॉर्मेटिव। इन दोनों को मैंने बताया था कि इसको एक दूसरे से अलग करके समझना थोड़ा टफ होगा, इसीलिए ये दोनों जो टर्म्स हैं एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, बगैर इसको ये नहीं पूरा है और बगैर इसके ये नहीं पूरा है। इसलिए बस इतना समझते हैं कि जो इकोनॉमी को या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी में पॉजिटिव वो चीज़ बताता है कि जो तरीका हमने अपनाया है अपनी इकोनॉमी को प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई को फुलफिल करने के लिए, अपने रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए, मगर क्या वो जो मैकेनिज़्म या तरीका जो हम अपनाए हुए हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इकोनॉमी, ये हमारा नॉर्मेटिव से चेक होता है। समझ में आया इतना? हमको विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर एक बार आप बुक भी रीड कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। अपना लास्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक को हमने अपने पहले वीडियो में थोड़ा बहुत आपको पढ़ा दिया था कि मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है कि होल, यानी कि जब हम किसी पॉलिसी को लेकर, ठीक है, पॉलिसीज़ को लेकर या किसी प्रोग्राम को लेकर या पूरे सिस्टम को लेकर, कैसे किसी देश की इकोनॉमी को रन करना है, प्रोडक्शन में डिमांड और सप्लाई को कैसे फुलफिल करना है, कैसे इफेक्टिव तरीके से अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, इन सब तरीकों का एक पूरे इंडिया के तौर पर, मान लीजिए कि इंडिया की बात करते हैं या किसी भी कंट्री की बात करते हैं, यानी कि होलिस्टिक अप्रोच, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच के तौर पे अगर हम देखते हैं, वो एज ए होल लेते हैं इकोनॉमी को, उस वक्त हमें माइक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट करना पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमी को जो कि हमने पढ़ा था, इसमें एक बहुत स्मॉल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे जब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, इफेक्टिव तरीके से उसको सोचते हैं, उसको देखते हैं, उसको फैब्रिकेट करते हैं, उसका एवेल्युएशन करते हैं, तब वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमी।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूरे टॉपिक में आपके जो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें ये जो टॉपिक्स थे, जो प्रीवियस लेक्चर हमारा हुआ और जो ये वाला लेक्चर हुआ, उसमें मैंने इन सब चीज़ों को आपको ब्रीफ करने का प्रयास किया है, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। फिर भी इकोनॉमी में अगर इस चैप्टर को अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में चीज़ों को पूछ सकते हैं। आप सबके जो पॉजिटिव और अफर्मेटिव, जैसा मेरा डायलॉग रहा है कि आप सबके पॉजिटिव और अफर्मेटिव कहते हैं कमेंट्स का, आपकी क्वेरीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब।